जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, पाकिस्तान में न्यूक्लियर बटन पर कंट्रोल और भी ज्यादा सेंट्रलाइज हो रहा है और इसके सेंटर में एक ही नाम है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। क्या इंडियन सब कॉन्टिनेंट की स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी एक नए फेज में एंटर कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत को चिंता करनी चाहिए या सिर्फ अपनी डिफेंस स्ट्रेटेजी को और मजबूत बनाना चाहिए? दोस्तों, न्यूक्लियर वेपन सिर्फ मिलिट्री एसेट्स नहीं होते, ये डिफरेंस डिप्लोमेसी और ग्लोबल सिक्योरिटी का सबसे सेंसिटिव हिस्सा होते हैं। इसीलिए जब भी किसी न्यूक्लियर आर्म कंट्री के कमांड स्ट्रक्चर में बड़ा इंस्टीट्यूशनल बदलाव होता है, तो उस पर सिर्फ पड़ोसी देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर होती है। पाकिस्तान ने अपने डिफेंस फ्रेमवर्क में एक ऐसा बदलाव किया है जिसके बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मिलिट्री अथॉरिटी और भी ज्यादा मजबूत हुई है। रिपोर्ट्स की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक नए कमांड स्ट्रक्चर ने उनकी जो रोल और जो डिफरेंस डिसीजन मेकिंग है, वो और ज्यादा स्ट्रेटेजिक कमांड और उसमें काफी उसको एक्सपेंड किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो किसी एक व्यक्ति के पर्सनल डिसीजन पर चलने लगा है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड सिस्टम में इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल एंड जो पूरा कंट्रोल स्ट्रक्चर मौजूद है। हालांकि उनके फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो उसको लेकर स्ट्रेटेजी एक्सपर्ट्स जो हैं वो अलग अलग असेसमेंट रखते हैं। ये पाकिस्तान का ऑफिशियल वो है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी अलग अलग राय है। तो क्या ये जो डेवलपमेंट है वो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के स्ट्रेटेजिक बैलेंस को बदलेगा, या फिर ये कहें कि पाकिस्तान के इंटरनल मिलिट्री स्ट्रक्चर का ये हिस्सा है? तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आज आपके साथ बात करूंगी और समझेंगे न्यूक्लियर स्ट्रेटजी, मिलिट्री कमांड और इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी की बात करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा की शुरुआत करते हैं और एक बार फिर से हमारे साथ चर्चा में मौजूद है उमेश जी। बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, पाकिस्तान को लेकर बात करते हैं। पाकिस्तान के मिलिट्री स्ट्रक्चर में लगातार हमने बदलाव देखा है। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया, अब न्यूक्लियर कमांड सेंटर का पूरा सरबराह वो हैं। हालांकि पहले से ही इस तरह के अपडेट्स और जो उम्मीदें हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो जता रहे थे। पाकिस्तान ने की बात करें तो पाकिस्तान ने मिलिट्री कमांड को इतना सेंट्रलाइज क्यों किया है? क्या ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए है या फिर सिविल मिलिट्री बैलेंस में और बड़ा कोई शिफ्ट के तौर पे इसको देखा जाए? कैसे इसको देखा जाए? देखिए अंबर जी, पाकिस्तान के अंदर अभी 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। उसके बाद आसिफ मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया। वो अभी वहाँ के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स है और वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी है। अब पाकिस्तान के अंदर जो एग्जिस्टिंग नेशनल कमांड अथॉरिटी है उसको वो सुपरसीड कर रहे हैं और उन्होंने एक नया इंस्टीट्यूशन बनाया है जिसका नाम है नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड। वो एक तरह से सेंट्रलाइज्ड यूनिफाइड मिलिट्री के अंदर जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल है उसकी मिसाइल्स है और जो उसके जो लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स है उसके ऊपर ये पूरा कंट्रोल जो होगा वो आसिफ मुनीर का होने वाला है। देखिए, ये जो नेशनल कमांड अथॉरिटी था ना उसका कंट्रोल होता था न्यूक्लियर वेपन्स पे, स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स प्रोग्राम पे, स्ट्रेटेजिक डिफेंस प्लानिंग पे। अब वो सारा जो स्ट्रक्चर है वो आसिफ मुनीर अपने हाथ में ले रहे हैं। अंबर जी, पहले सिपरी का रिपोर्ट भी आया था, आपको याद है कि जिसमें भारत की जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो 170 बताया गया था और 180 बताया गया था और पाकिस्तान का 170। इनफैक्ट रिपोर्ट यहाँ तक आई थी कि भारत के अभी 12 जो हमारे न्यूक्लियर आर्सेनल है वो ऑलरेडी डिप्लॉयड है। अब पाकिस्तान को लग रहा है कि उसको भी सेंट्रलाइज्ड मिलिट्री अथॉरिटी चाहिए, क्योंकि जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो अभी माहौल बन रहा है वो एक तरह से गर्म होता जा रहा है। और आप देखिए कि दोनों देशों के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देश एक तरह से वॉर रेडी है। कोई भी देश अगर किसी के ऊपर कुछ करता है तो दो इमीडिएटली जो सिचुएशन है क्राइसिस में टर्न कर सकता है। आप ये देखिए, ये जो मॉडल उन्होंने बनाया है वो चाइना के सेंट्रलाइज मिलिट्री कमांड मॉडल पे बनाया है, जहां पर भी वहां पर भी आप देखिए कि जो सीसीपी है उसके पास यूनिफाइड मिलिट्री हायरार्की रहती है। सिमिलर कॉपी कैट किया है। अब पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और चाइनीज रॉकेट फोर्स
दोनों मिलकर काम करेंगे और इसमें उनको कोई भी सिविलियन ओवरसाइट नहीं चाहिए। देखिए पहले क्या होता था कि इसके अंदर जो नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर होते थे, इनका बहुत हद तक इनकी भी सहमति होनी ज़रूरी थी। अब वो कमेटी के भाग रहेंगे पर इनकी जो अथॉरिटी रहेगी वो अथॉरिटी ख़त्म कर दिए, इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ऊपर से एक और एक चीज़ होता था कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री रहता था, जो पाकिस्तान कोर कमांडर कॉर्प्स था, वो भी एक तरह से पहले डिसीजन लेता था। अब उसको भी ख़त्म कर दिया है। अब उन्होंने एक जनरल अपॉइंट कर दिया है जो डायरेक्टली रिपोर्ट करता है आसिफ मुनीर को। अंबर जी, ये कभी भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसके बाद आप ये देखेंगे कि इससे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को क्विक डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको ये भी बताता हूँ, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन भी कर सकते हैं। मतलब अपने न्यूक्लियर एसेट्स जो है वो किसी को भी बेच सकते हैं। वो ईरान को भी बेच सकते हैं, सऊदी अरेबिया को भी बेच सकते हैं, कुवैत को भी बेच सकते हैं, या टर्की को भी बेच सकते हैं। ये इसके लिए किया है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उनकी आर्मी करप्ट है, इंस्टीट्यूशन ही करप्ट है, वो देश को बेच सकती है। और ये आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर में दोनों नवाज शरीफ और आसिफ मुनीर दोनों बंकर में बैठे थे। भारत ने जब उनके ऊपर मिसाइल चला रहे थे। तो ये जो है एक तरह से पाकिस्तान के अंदर जो उसके जो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर एसेट्स है उसकी इंटरनेशनल ब्लैक मार्केटिंग करने के लिए ये एक तरह से नया मैकेनिज्म बनाया है, जिसमें जो जी। सिविलियन गवर्नमेंट है उनको पूछ नहीं सकेगी। तो इसका मतलब एक और एक चीज़ आप देख लीजिए कि पाकिस्तान में ऑफिशियली अनडिक्लेयर्ड मिलिट्री रूल आ चुका है। शहबाज शरीफ जो है एक तरह से चपरासी बन के रह गया है हम्म। आसिफ मुनीर का, उसकी औकात लेकिन और कुछ भी उमेश नहीं जी, है। बिल्कुल ये बात तो खैर वहां पे हमेशा से जो कुछ भी है आर्मी है, जो सिविलियन गवर्नमेंट है, वो तो नाम मात्र होते हैं। लेकिन उमेश जी, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये तो समझ में आ गया कि पूरा चाइनीज मॉडल कॉपी पेस्ट, इनफैक्ट कहना चाहिए कॉपी पेस्ट क्या, कि जो चाइना ने उनको बनाकर दे दिया होगा उन्होंने इम्प्लीमेंट कर लिया। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान का जो ये न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, इसमें इंस्टीट्यूशनल चेक्स जो है वो मजबूत हैं या बिल्कुल नहीं है, नाम मात्र भी नहीं है? और अगर कोई क्राइसिस होता है उस वक्त डिसीजन मेकिंग कितनी फास्ट और कितनी अकाउंटेबल होगी, ये बहुत देखिए बड़ा सवाल है। अकाउंटेबिलिटी और ओवरसाइट दोनों ही खत्म हो चुका है। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि प्राइम हम्म। मिनिस्टर को जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी रहते थे उनको नाम मात्र एक इंफॉर्मेशन, मतलब उनको रखा है क्योंकि वो प्राइम हम्म। मिनिस्टर है और इनको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और जो कोर कमांडर कॉर्प्स थे जिनसे डिस्कशन किया जाता था उनको भी हटा दिया गया है। पूरा सेंट्रलाइज कमांड अथॉरिटी आसिफ मुनीर के पास है। मतलब आसिफ मुनीर जो है भारत को नेक्स्ट टाइम ऑपरेशन सिंदूर में डायरेक्टली हम्म। ब्लैकमेल कर सकते हैं। अगर भारत ने अपने ब्रह्मोस यूज़ किए तो पाकिस्तान बोलेगा कि मैं अपने न्यूक्लियर वेपन्स भारत के ऊपर चला दूंगा। देखिए अमर जी, ये सब चीज़ें इसके लिए किया जाता है क्या कि फ्यूचर वॉर के अंदर भारत को एक तरह से डराया जा सके, धमकाया जा सके और एक तरह से बेशर्मी से टेररिस्ट को भेजा जा सके। एक और एक चीज़ आप देखिए, पाकिस्तान के अंदर अभी सिचुएशन ऐसी ख़राब हो चुकी है कि बलूचिस्तान ने जो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया है, उन्होंने खुद की करेंसी बना दी है, उन्होंने खुद का नेशनल एंथम बना दिया है, नेशनल फ्लैग बना दिया है, यूएन के अंदर एप्लीकेशन दी है रिकग्निशन की। तो ये भी एक तरह से पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। अब पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी है उसको डर है कि जो पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर एसेट्स हैं ये इन बलोचों के पास भी जा सकते हैं। इसके लिए भी वो एक तरह से ये जो न्यूक्लियर एसेट्स है सेव करने के लिए अपने पास एक सेंट्रलाइज कमांड अथॉरिटी बना रहे हैं ताकि न्यूक्लियर एसेट्स तो बच सके और फ्यूचर में ये बलोचियों और या खैबर पख्तूनवा या सिंध लिबरेशन आर्मी सबसे लड़ सके, इसके लिए वो कर रहे हैं। जी, आप भारत को लेकर सवाल करते हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान में इस तरह का कोई भी डेवलपमेंट होता है तो डायरेक्ट उसका सीधा संबंध भारत की नेशनल सिक्योरिटी से है। क्या भारत को इस डेवलपमेंट से कोई स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स होने चाहिए, या फिर ये कहें कि भारत की जो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन और जो डिटरेंस कैपेबिलिटी है वो इस चैलेंज को एफिशिएंटली हैंडल कर सकती है? मेरे ख्याल से भारत के अंदर जो न्यूक्लियर कमांड स्ट्रक्चर बनाया गया है वो ऑलरेडी अकाउंट कर चुके हैं कि पाकिस्तान में कभी भी जो मिलिट्री है
ये एक तरह से कंप्लीट कमांड ले सकता है। मेरा हम्म। मानना ये है कि भारत ने उसको अकाउंट कर दिया, इसके लिए अपने 12 न्यूक्लियर वॉरहेड को हमने ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिया है। देखिए पाकिस्तान के पास अभी जो है उसके पास मिसाइल्स छोड़ने के लिए जो थ्री टायर जो सिस्टम है, थ्री ट्रायड सिस्टम बोलते हैं, वो नहीं है भारत के पास। वो तीनों सिस्टम है। हम चाहे तो एयर, लैंड और सी तीनों से हम अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो छोड़ सकते हैं। इवन हमने अभी कैनिस्टर्स डेवलप कर लिया अंबर जी, चलती ट्रेन से भी हम जो है अपने न्यूक्लियर एसेट्स को एक तरह हम्म। से डिप्लॉय कर सकते हैं। और उसके साथ हमने MIRV टेक्नोलॉजी भी बना ली है, जिसमें एक ही मिसाइल के अंदर मल्टीपल वॉरहेड्स हम एक तरह से यूज कर सकते हैं। अब हम्म। पाकिस्तान के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। अब उसको पाकिस्तान को चाइना की ज़रूरत है। और चाइना हम्म। और पाकिस्तान भारत के एक तरह से काउंटेड एनिमी है, डिक्लेयर्ड एनिमी है विद न्यूक्लियर वेपन्स। अब उन दोनों के बीच में ऑपरेशनल कॉम्पैटिबिलिटी भी चाहिए। और ऑपरेशनल कॉम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर बीजिंग से ऑर्डर आएगा तो इस्लामाबाद चू नहीं करेगा। मतलब जी जिनपिंग ऑर्डर देंगे तो आसिफ मुनीर जो है एक कुत्ते के जैसे दुम दबा के जी जिनपिंग के सामने दुम हिलाएगा। ये वैसा एक तरह से मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप भी आप देख सकते हैं। क्योंकि अगर आपने मॉडल किया है अपनी जो कमांड स्ट्रक्चर, चाइनीज कमांड स्ट्रक्चर से, तो एक तरह से आपने अपने न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं चाइना के कमांड में दे चुके हैं। अल्टीमेटली वही होने वाला है, आप ये देखिए। और भारत के लिए बहुत बड़ा कंसर्न होगा अगर ये जो अलाइनमेंट है वो स्ट्रांग होता जाए, इंटर ऑपरेटेबल होता जाए, तो भारत को मल्टी फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और हमें जो है अपने जितनी भी मिसाइल्स है, ब्रह्मोस है, और आगे हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है, और अभी हम जो 12,000 किलोमीटर की प्रोजेक्ट विष्णु कर रहे हैं। अंबर जी आपकी आवाज़ नहीं सोचिए। आ रही है। जी, आप अब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं वैसे? हाँ। हेलो। जी, मैं हाँ। ये बोल रही हूँ कि जो पॉइंट आप बोल रहे हैं इसमें मैं थोड़ी-सी जोड़ना चाहती हूँ, आप इसको फिर फर्दर एक्सप्लेन कीजिएगा कि क्या सर्विलांस, मिसाइल डिफेंस और जो इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन है, उसको और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है हमको? देखिए हमारे पास ऑलरेडी जो हमारे पास सर्वेलेंस सिस्टम्स है, हमारे पास ह्यूमन इंटेलिजेंस है, ऑपरेशनल इंटेलिजेंस है। अगर कुछ भी अगर पाकिस्तान के अंदर जो उनके न्यूक्लियर एसेट्स के अंदर कुछ भी अगर चेंजेस होते हैं, हम जल्दी स्पॉट कर लेते हैं। ऊपर से हुँ। हमसे ज़्यादा जो है पाकिस्तान पे नज़र रख रहा है अमेरिका। अमेरिका को एक तरह से डर है कि इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट में पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर एसेट्स को ट्रेड कर सकता है। टर्की, सऊदी अरेबिया, ईरान और कुवैत और बाकी कंट्रीज़ पाकिस्तान से न्यूक्लियर वेपन्स लेना चाहते हैं, वहाँ से यूरेनियम लेना चाहते हैं, वहाँ पे डिज़ाइन लेना चाहते हैं। ये एक तरह से आपको मालूम होगा जो पाकिस्तान का जो फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो AQ खान, वो एक तरह से इंटरनेशनल न्यूक्लियर मार्केट में चोर था। वो उसने नेदरलैंड से डिज़ाइन चुरा के जो है वो पाकिस्तान लेके आया था। फिर बाद में उसने नॉर्थ कोरिया को दिया था और नॉर्थ कोरिया ने उनको मिसाइल की टेक्नोलॉजी दी थी। ये ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है। तो आसिफ मुनीर जो है AQ खान का दूसरा वर्जन बनने की कोशिश कर रहा है। और वो भी, उसको भी देखिए करप्ट ही है। उसको अल्टीमेटली अपना सारा पैसा वो अमेरिका में ही भेज रहा है। उसकी बीवी हुँ। और बच्चे ऑलरेडी अमेरिकन सिटीजनशिप ले चुके हैं। तो ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को भी इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट में बेचना चाहता है, अपने आप को अनरिच करना चाहता है। उसको भी मालूम है पाकिस्तान जो है पंजाबिस्तान जल्दी बजने वाला है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है। इससे पहले जितना पैसा बना सको बना लो, पाकिस्तान को बेच डालो। यही हुँ। उनका मकसद है। अच्छा, अगर हम ग्लोबल पावर्स की बात करते हैं जैसे कि अमेरिका, रशिया, चाइना तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान के साथ है ही। इस मेजर जो ये डेवलपमेंट है, उसको पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर कमांड स्ट्रक्चरिंग है, इसको किस नज़रिए से देखेंगे या उनको देखना चाहिए? क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी रीजनल जो स्टेबिलिटी है उसके लिए और ज़्यादा उनको प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी बनाने की ज़रूरत है या करनी चाहिए या करेगी? देखिए अभी अमेरिका के अंदर जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उन्हें हुँ। ट्रम्प के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। ट्रम्प डायनेस्टी के अलावा हुँ। उन्होंने हुँ। अमेरिकन इंटरेस्ट को भी मॉडगेज करके रख दिया। अब वहाँ पर जो है उनकी सिक्योरिटी एजेंसी ज़रूर सारी मॉनिटर कर सकती है।
पर आज पाकिस्तान जो है एक तरह से ट्रम्प का चहेता बना हुआ है, क्योंकि वो ट्रम्प के जो क्रिप्टो बिजनेस है उसको वहाँ पर रन कर रहा है। एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का बिजनेस जो है वो ऑलरेडी रन कर रहा है पाकिस्तान, जिसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी है डोनाल्ड ट्रम्प की फैमिली। अब यहाँ पर मैं आपको ये बोलता हूँ कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स अगर इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो ये जो है डोनाल्ड ट्रंप उसके ऊपर कुछ करने वाला नहीं है, उसको भी कोई मतलब नहीं है। पर अमेरिकन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक तरह से नेशनल इंटरेस्ट में, अपने नेशनल इंटरेस्ट में रहकर कुछ भी कर सकते हैं, और वो चाहें तो आज भी उन्होंने बताया जाता है कि 10,000 अमेरिकन फोर्सेस आर गार्डिंग पाकिस्तान न्यूक्लियर एसेट्स। नहीं तो अमेरिका उनको, आप देखिए, हमेशा पैसे नहीं देगा। इसलिए थोड़े दिन पहले पाकिस्तान ने बोला कि हमें $10 बिलियन दो, हमारा जो एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज जो हमारा जो फंड्स है उसको स्टेबलाइज करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ आप ये देखिए, पाकिस्तान ब्लैकमेल कर रहा है अमेरिका को। अब अमेरिका को देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान उसको डबल क्रॉस तो नहीं कर रहा है। जैसे ओसामा बिन लादेन को उन्होंने शरण दी थी और अमेरिका से पैसे लिए थे, इंफॉर्मेशन ओसामा के साथ शेयर करते थे। अब पाकिस्तान वापस क्या अमेरिका को बेवकूफ़ बनाएगा? क्या अमेरिका इतना बेवकूफ़ है? ये देखने वाली बात है। बिल्कुल। और यहाँ पर दोस्तों न्यूक्लियर वेपन्स की असली जो कहानी होती है या उनका असली मकसद होता है, वॉर जीतना नहीं बल्कि वॉर को रोकना होता है, डिटरेंस जिसको हम कहते हैं। इसीलिए दुनिया के हर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर के लिए कमांड स्ट्रक्चर के साथ साथ ट्रांसपेरेंसी और स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेन और क्राइसिस कम्युनिकेशन भी उतने ही जरूरी होते हैं। भारत की सिक्योरिटी पॉलिसी भी इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है, मजबूत डिफरेंस लेकिन रेस्पॉन्सिबल कंडक्ट। इसीलिए किसी भी इंस्टीट्यूशनल चेंज को इमोशन से नहीं बल्कि फैक्ट्स और स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के साथ देखना होगा। और आज की सबसे बड़ी बात या सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो कमांड स्ट्रक्चर है वो सिर्फ स्ट्रक्चर है या फिर सिर्फ एक सोल कंट्रोल किसी के हाथ में चला गया। अब असली सवाल ये नहीं है कि क्या जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें स्टेबिलिटी जो है वो मिलिट्री सेंट्रलाइजेशन से आएगी या रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप से आएगी। पाकिस्तान का हवाला अभी देख ही चुके हैं। तो क्रेडिबल डिफरेंस और सस्टेन पॉलिसी ये बहुत जरूरी होते हैं मजबूती के लिए, क्योंकि न्यूक्लियर एज में सबसे बड़ी जीत बैटलफील्ड पर नहीं बल्कि कॉन्फ्लिक्ट को होने से रोकने में होती है। जैसे कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के समय आपने देखा कि एक सही समय पर उन्होंने एग्जिट कर लिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज आप उसको देखिए, अमेरिका को देखिए, घुस तो गया लेकिन अब निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि आप एक बार घुस जाओ उससे निकलना ये उसके लिए चाहिए होता है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। उमेश जी आपका भी बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। बहुत धन्यवाद।